हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस फनी में स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई टॉपिक जो है हमारा एग्रीकल्चर पेपर 2 का जो चैप्टर नंबर है प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निक। आपका सिलेबस आपके सामने है। मैं कंप्लीट सिलेबस तो एग्रीकल्चर पेपर 2 का यहाँ पे नहीं डाली हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूँगी या फिर मेरे जो चैनल का लिंक एक दिया हुआ है टेलीग्राम की, वहाँ पे जाकर आप क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे मैं एग्रीकल्चर पेपर 2 और पेपर 1 का जो सिलेबस है मैं वहाँ पे कंप्लीट लिस्ट डाल दूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 7 फूड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसका सीरीज टोटल 11 वीडियोस था वहाँ पे। अब हम कंप्लीट करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निक, जिसमें ये सारे पॉइंट्स डिस्कशन होंगे। तो आज जो पहला चैप्टर होगा यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस ऑफ फील्ड क्रॉप्स। कैसे डायग्नोसिस करें जो भी फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल क्रॉप, ऑर्चर्ड, प्लांटेशन क्रॉप, यहाँ पे जितने सारे पेस्ट एंड डिजीजेस लगते हैं वो किस तरह से लगते हैं और इसको किस तरह से डायग्नोसिस किया जाए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही डिटेल्स में। और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है जो डिजीजेस क्रॉप लगती है। अगर हम इसको प्रॉपरली डायग्नोसिस ना करें, प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना करें, तो ये कितना इकोनॉमिक हार्मफुल हो सकता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट डिजीज देखेंगे, फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट पढ़ेंगे, स्टोरेज पेस्ट एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस पढ़ेंगे, एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे, प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स पढ़ेंगे और पेस्टिसाइड्स, देयर फॉर्मुलेशंस एंड मोड ऑफ एक्शन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। और पहली बात ये बोल रही हूँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जिनको लग रहा है कि मेरी वीडियो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, आगे जाकर मदद करने वाली है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये एक काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है कि अगर किसी ने आपको हेल्प की, मदद की, तो एक ग्रैटिट्यूड, एक थैंकफुलनेस देना ज़रूर बनता है। अगर आप दोगे तो ये नहीं मैं मांग रही हूँ, एक एक जनरल पर्सपेक्टिव, मोरल वैल्यूज आपको बता रही हूँ। किसी से भी आप अगर लगता है आपकी ज़िंदगी में मददगार हो रही है, किसी से भी आप कुछ हेल्प ले रहे हैं या फिर किसी के काम से आपको हेल्प मिल रही है, तो एक थैंक गिविंग्स जो देते हैं, थैंकफुलनेस की जो एटीट्यूड रहती है, ग्रैटिट्यूड की जो एटीट्यूड रहती है, इसमें ना आपकी जो हेल्प दोगुनी हो जाती है। ठीक है, जो हेल्प होती है उसको भगवान भी अप्रिशिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते, ज़्यादा मोरल वैल्यूज में दे रही हूँ आजकल। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात यह है, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस इन क्रॉप्स क्यों ज़रूरत है उसकी। इसी वजह से है कि एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस इन फील्ड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, ऑर्चर्ड एंड प्लांटेशन क्रॉप इज क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर हम ठीक से इसको एक्यूरेटली डायग्नोसिस कर पाते हैं, कौन सी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से प्लांट में डिजीजेस हुआ है, या फिर वायरस, या फिर निमाटोड, या फिर कोई भी अदर का जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके वजह से अगर कोई पेस्ट या डिजीजेस लग रही है फील्ड में, तो ही हम इसके लिए इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाते हैं। जैसे कि अब सेम बात है, आप प्लांट के लिए मान के चलो या फिर ह्यूमन बीइंग के लिए भी मान के चलो। अगर आपके बॉडी में प्रॉपर ट्रीटमेंट होने से कोई भी सिम्टम आपको दिखता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डेफिनेटली डॉक्टर आपको फर्स्ट प्रिस्क्राइब करता है आप जाकर टेस्ट करो। टेस्ट करने से पता चलता है उसकी रूट कॉज क्या होती है, कौन सी चीज़ के लिए प्रॉब्लम हुआ है। कोई भी मस्किटो के लिए मलेरिया, डेंगू जैसे चीज़ हो रही है, या फिर बैक्टीरियल की वजह से आपकी इन्फेक्शन हुआ है, या फिर फंगल की वजह से हुआ है। ये सारी चीज़ों की डायग्नोसिस होती है तो ही जाकर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कौन सी मेडिसिन किसके लिए चाहोगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसी तरह से प्लांट में भी एक्यूरेट डायग्नोसिस अगर होगा तो ही इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सकता है, ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी हो सकता है। हम डायग्नोसिस करेंगे तो ही, प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो ही प्लांट और पौधा जो भी इन्फेक्टेड हुआ है वो सही होगा और प्रोडक्शन ज़्यादा देगा, और इकोनॉमिक लॉसेस भी मिनिमाइज होगा, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के बेसिस पे ही हमारी इकोनॉमी दारी होती है। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ पेस्ट। तो ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस होती है, उसमें पहली जो चीज़ होती है, कौन सी कैजुअल ऑर्गेनिज्म इसमें
इन्वॉल्व है इस डिजीजेस या फिर पेस्ट में, इस डिजीजेस में या फिर इस इन्फेक्शन में कौन सी काजल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। उसके बाद उसकी लाइफ साइकिल स्टडी किया जाता है, कौन सी स्टेज पर सिम्टम है, उसकी इनिशियल स्टेज पर है या फिर एडल्ट स्टेज पर है या फिर मैच्योर स्टेज पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसका लाइफ साइकिल स्टडी किया जाता है। उसके बाद डैमेज, कितने डैमेज किया हुआ है इसको देखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इंटरवेंशंस मेजर्स लिया जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक बाय एक डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम आगे जाने से पहले देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं कॉमन प्लांट पेस्ट होते हैं। तो पहले हम जो मेजर कैटेगरी में आता है वो होते हैं माइट्स। यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो माइट्स होते हैं ये एक स्पाइडर फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्पाइडर की तरह उनके पैर वगैरह होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और प्लांट के पीछे वाले साइड पे ये दिखे होते हैं। लीव ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, ये बहुत सारी जगह पे ये माइट्स पाए जाते हैं। फिर जो सेकंड कैटेगरी होते हैं वो होते हैं स्केल। इस तरह के जो पत्ते होते हैं, पत्ते के पिछले भागों में इस तरह के वो दिखते होते हैं। और ये लगते ही जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मतलब आंट आंट वगैरह, ये भी लग जाते हैं उसके साथ, उसके हनी ड्यू खाने के लिए। और धीरे धीरे क्या होता है ना, ये प्लांट को एकदम से ख़त्म कर देते हैं, प्लांट मुरझा जाते हैं। मोस्टली दे आर पैरासाइट्स ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट की पैरासाइट होते हैं। फीडिंग ऑन सैप ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट vascular सिस्टम, प्लांट के vascular सिस्टम से जो भी सैप निकलती है ये डायरेक्टली वहाँ से फीड करते हैं। एडल्ट फीमेल स्केल्स जो होते हैं दे पर्टिकुलरली इमोबाइल होते हैं और प्लांट के जो पिछले भागों में, पत्ते के पिछले भागों में परमानेंटली अटैच हो जाते हैं और पैरासाइट बन जाते हैं। दे सीक्रेट ए वैक्सी कोटिंग फॉर डिफेंस दैट मेक्स देम क्वाइट रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड। तो आप देखे होंगे वाइट वाइट कलर की एक वैक्सी कोटिंग उसके चारों तरफ वो बना देते हैं जब भी लग जाते हैं। तो जिसमें हमें, अब हम पानी भी डालते हैं ना, वो कुछ भी डालो यहाँ पे रेजिस्टेंट बना देती है, वो निकलते नहीं है इजीली। तो इसमें सोप वगैरह डाल के उसको पेस्टिसाइड वगैरह दिया जाता है। जो थर्ड कैटेगरी होते हैं वो होते हैं आफिड्स। ये देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कलर की, ये भी स्टेम में पर्टिकुलरली लगे रहते हैं। ये भी स्मॉल प्लांट फीडिंग इंसेक्ट होते हैं, पैरासाइट होते हैं लाइक स्केल। सम स्पेसिस ऑफ एंट्स फ्रॉम आफिड्स, कुछ एंट्स वगैरह होते हैं जो कि आफिड के ऊपर, आफिड को खाते हैं, खाने के लिए आते हैं। और प्रोटेक्टिंग देम ऑन प्लांट दे ईट एंड ईटिंग द हनी ड्यू दैट द एफिड्स रिलीज फ्रॉम देयर अनस। तो ये भी अपने जो एक हनी ड्यू सिक्रेट करते हैं जिसको खाने के लिए भी आंट अट्रैक्ट होकर आते हैं। फिर जो उसके बाद जो आते हैं कैटेगरी वो होते हैं मॉथ। ये छोटे छोटे जो मॉथ की तरह होते हैं, जो बटरफ्लाई की बहुत टाइनी फॉर्मेट होते हैं ये। और ये कैटरपिलर के फॉर्मेट भी उनके उनके दो, ये फॉर्म भी डैमेज करती है और कैटरपिलर की फॉर्म भी, दोनों फॉर्म कहीं ना कहीं डैमेज करती है प्लांट को। और जो अदर तरीके की होते हैं इंसेक्ट वो होते हैं मिलीबग, फ्रूट फ्लाई, वीबिल, लोकियस्ट, ये सारी चीज़ें भी होते हैं जो कि प्लांट में डिजीजेस क्रिएट करते हैं और प्लांट को एकदम ख़राब कर देते हैं। तो हमने पहले पढ़ लिया कौन कौन सी पेस्ट है जिसके वजह से डिजीजेस क्रिएट होती है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्लांट में। ये हो गया प्लांट डिजीजेस, वो तो था प्लांट पेस्ट। अब हम पढ़ेंगे प्लांट डिजीजेस। डिजीजेस क्या होता है, ये एक तरह की पैथोजेंस होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ही माइक्रो फॉर्म में होते हैं। आँखों की, नॉर्मल आँखों में वो दिखते नहीं है, इसके लिए माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होना पड़ता है, माइक्रोस्कोपिकली हमें उसको टेस्ट करना पड़ता है। दैट कैन कॉज डिजीजेस एंड दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ये 4 तरह के होते हैं। एक तो हो गए फंजी, वायरस, बैक्टीरिया एंड निमाटोड। ये जो 4 तरीके फॉर्म होते हैं ये आँखों में दिखते नहीं है और मैक्सिमम जो डिजीजेस और डिजीजेस होते हैं इन्हीं के वजह से ही होते हैं। तो हम देखेंगे अब डायग्नोस्टिक प्रोसेस हम किस तरह से करें ताकि हमें ठीक से पता चले कौन सी रीजन के वजह से प्लांट में प्रॉब्लम हुआ है, डिजीजेस के अटैक की वजह से या फिर पेस्ट के अटैक की वजह से। तो पहली जो डायग्नोसिस प्रोसेस है वो है फील्ड ऑब्जर्वेशन। पहले तो हमें फील्ड में जाकर ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा कि एक्चुअली पेस्ट लगा है या फिर नहीं लगा है, ठीक है। फील्ड अगर हम नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा। तो पहली है फील्ड ऑब्जर्वेशन।
उसमें सिम्टम्स कैसे आइडेंटिफाई करें। ऑब्जर्वेंस, अगर कुछ पत्ते में डिस्कलरेशन हो रहा है प्लांट में, विल्टिंग हुआ है, सब कुछ ठीक है, पानी फानी सब ठीक से दिया है, फिर भी प्लांट में विल्टिंग हुआ है, प्लांट मुरझा रहा है, स्पॉट्स, पत्ते में छोटे छोटे स्पॉट्स आ रहे हैं, रॉट्स हो रहे हैं, प्लांट सड़ के मर रहा है, स्टंटेड ग्रोथ है, अच्छा खासा ठीक से डेवलप नहीं कर पा रहा है प्लांट, अबनॉर्मल ग्रोथ पैटर्न हो रहा है, या फिर कोई भी प्लांट के पार्ट अननेचुरली डैमेज हो रही है, मतलब हम पानी ठीक ठाक है, वेदर है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी डैमेज हो रहा है प्लांट में, जैसे कि लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, फ्लावर्स ठीक से नहीं आ रहा है, फ्रूट्स ठीक से, फ्रूट्स भी हो रहे हैं, बहुत स्टंटेड हो रहे हैं, ये सब सिम्टम्स होते हैं जिनमें हमें पता चलता है मे बी शायद कुछ पेस्ट या फिर डिजीज अटैक हो रही है। प्रेजेंस ऑफ पेस्ट और पैथोजन, सेकेंड फॉर्म हम देखेंगे, अगर ये सब कुछ हम चेक कर लिया तो हम श्योर हो गए कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, तो हम देखेंगे कौन सी रीजन के वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। लुक द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट, माइट्स, लार्वा और फंगल ग्रोथ, हमें फिर देखना पड़ेगा कि कोई किस तरह की पेस्ट अटैक तो नहीं हुआ है। अगर पेस्ट अटैक नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली फंगल अटैक हुआ होगा या फिर बैक्टीरियल अटैक हुआ होगा, जिस तरह के हम डिजीजेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगर ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे नहीं है तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट फैक्टर को जाएंगे, वो क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल में जैसे वेदर एसेस ठीक ठाक से है कि नहीं, बहुत ठंडी तो नहीं है, बहुत ठंडी की वजह से कुछ प्लांट ससेप्टेबल होते हैं, या फिर बहुत गर्मी के वजह से, या फिर बहुत अगर रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया है, इसके वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ह्यूमिडिटी कितना है एयर में, उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है। सॉइल कंडीशन ठीक ठाक है कि नहीं, इसके बाद दैट कुड प्रमोट पेस्ट एंड डिजीजेस। अब बहुत सारी चीज़ें होती है कि पेस्ट और डिजीजेस इस सारे कंडीशन की वजह से भी लग जाते हैं। अगर वेदर पैटर्न ठीक नहीं है, या फिर ह्यूमिडिटी एयर में बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत कम है, या फिर सॉइल कंडीशन ठीक नहीं है, सॉइल में फर्टिलिटी नहीं है, डैमेज हो चुका है, इस रीजन की वजह से भी पेस्ट डिजीजेस लगते हैं। इसको भी हमें सॉइल जो टेस्ट करके जानना पड़ता है। तो सेकेंडली फील्ड ऑब्जर्वेशन के बाद हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, वो होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिन प्लांट टिश्यू और पेस्ट सैंपल, जहाँ पे भी पेस्ट लगा है या फिर डिजीजेस हुआ है जिस पार्ट में, उससे उसका थोड़ा सा हिस्सा हम लाकर एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। अंडर ए माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखते हैं टू स्पेसिफिक पैथोजन चेक करते हैं, फंजी लगा है या फिर बैक्टीरिया या फिर वायरस और नेमाटोड्स और एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट स्पेसिस अगर कोई प्रेजेंट है वो भी हम चेक करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन खत्म हो गया, लेबोरेटरी में उसको भेजा जाएगा पैथोजन कल्चर के लिए कि ये जो चीज़ है, ग्रो सस्पेक्टेड पैथोजेंस इन आर्टिफिशियल मीडिया फॉर आइडेंटिफिकेशन। उसको फिर आर्टिफिशियल मीडिया में उसको ग्रो किया जाएगा, उस पेस्ट को या फिर डिजीजेस को, जो काजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, कि पता चलने के लिए कौन सी ऑर्गेनिज्म है। फिर मॉलिकुलर टेक्निक भी होती है, जैसे कि हम पीसीआर यूज़ करते हैं, एलिसा टेस्ट करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन से स्टेज में वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया या फिर फंजी का, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद इंसेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है। ये मॉलिकुलर जो टेक्निक होता है, ये डिजीज आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब डिजीज़ की जो काजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं 4 टाइप के, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉलिकुलर टेक्निक यूज़ किया जाता है। लेकिन इंसेक्ट जो पेस्ट लगती है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज होती है और डीएनए बारकोडिंग फॉर पेस्ट होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, जो होता है डायग्नोस्टिक्स टूल्स। हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए, जैसे कि इमेजिंग टूल्स, इमेजिंग यूज एप्स और टूल्स फॉर रिमोट डायग्नोसिस बेस्ड ऑन सिम्टम इमेजेस। जो भी सिम्टम दिखाई दे रहा है पत्ते पे या फिर प्लांट की कोई भी पार्ट पे, उसमें हम डिफरेंट तरह की एप्स यूज़ करते हैं और टूल्स करते हैं रिमोट डायग्नोसिस के द्वारा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाकर या फिर इस तरह की कैटेगरी की चीज़ें लगाकर हम इमेज टूलिंग करते हैं। फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसमें एक्सपर्ट सिस्टम्स इंटीग्रेटेड विथ पेस्ट एंड डिजीज इंफॉर्मेशन, ये भी एक तरह की एडवांस सिस्टम होती है जहाँ पे हम डायग्नोसिस करते हैं। फिर मॉनिटरिंग टेक्निक डिफरेंट होती है, ये ट्रैप करती है और सर्वे करती है। ये ट्रैप्स जैसे कि फेरोमोन ट्रैप्स इंसेक्ट के लिए यूज़ होता है फील्ड में, इसके बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है और आगे भी जाकर पढ़ेंगे जब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। और सर्वे किया जाता है पेस्ट पॉपुलेशन देखने के लिए, अगर पेस्ट लगा है तो कितने सीवियरली लगा है, ये सारी चीज़ें इस तरह से
मतलब कैलकुलेट किया जाता है। फिर क्रॉप फेनोलॉजी एनालिसिस, क्रॉप की फेनोलॉजी भी एनालाइज होती है एंड इट्स रिलेशन टू पेस्ट एंड डिजीज अकरेंस, ये सारी चीज़ें होती है। अब हम दोस्तों देखेंगे कि क्या क्या मेजर क्रॉप कैटेगरीज, मतलब क्या जो फील्ड क्रॉप हमने पढ़े, फील्ड क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, ऑर्चर्ड एंड प्लांटेशन क्रॉप में किस तरह की मेजर डिजीजेस एंड पेस्ट लगते हैं। कॉमन पेस्ट होते हैं फील्ड क्रॉप में स्टेम बोरर्स, एफिड्स, आर्मीवर्म्स, वीवेल्स, ये सारी चीज़ें कॉमन पेस्ट होते हैं। और डिजीजेस होती है फील्ड क्रॉप में मेजर रॉस्ट, स्मॉट, ब्लाइट, मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, ये सारी चीज़ें होते हैं। और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि लॉस ऑफ फील्ड एंड ग्रेन क्वालिटी, अगर इस तरह के डिजीजेस या फिर पेस्ट लग जाते हैं तो यील्ड डेफिनेटली लॉस हो जाती है और ग्रेन की जो क्वालिटी होती है वो भी डिग्रेड कर जाती है, जिसके वजह से कॉस्ट की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है फॉर मैनेजमेंट। हमें मैनेज करने के लिए डेफिनेटली बहुत डिफरेंट तरह की इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, ये सारी चीज़ें में पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका है और इकोनॉमिकली भी बहुत लॉस हो जाती है। फिर जो सेकंड तरीके के आते हैं वो होते हैं वेजिटेबल्स एंड ऑर्चर्ड। वेजिटेबल्स में कॉमन पेस्ट लगते हैं थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाइज, कॉटवर्म्स, फ्रूट बर्स, ये सारी चीज़ें जो कि जो वेजिटेबल के या फिर जो फ्रूट्स होते हैं उनके फ्रूट में जाकर कैटरपिलर की तरह जो मॉथ वगैरह जाकर फ्रूट बोरर होकर फ्रूट को खा लेते हैं, खराब कर लेते हैं। उसके बाद थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाइज, ये सारी चीज़ें लग के भी प्लांट को बहुत डैमेज करते हैं। डिजीजेस में हम देख सकते हैं डैम्पिंग ऑफ डिजीजेस, बैक्टीरियल वील्ड्स, वायरल मोजाइक डिजीजेस, पाउडरी मिल्ड्यू, ये सारी चीज़ें डिजीजेस में बहुत कॉमन होते हैं। और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि ये मार्केट प्रोड्यूस को रिड्यूस कर जाती है। मार्केट की जो वैल्यू होती है वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स की, इसको ये रिड्यूस कर देती है ये डिजीज पेस्ट लगने की वजह से। और एडिबल पार्ट को भी कंटामिनेट कर लेती है। जो भी फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं, एक फ्रूट में लगाए तो डेफिनेटली दूसरा फ्रूट भी अफेक्टेड होगा, तो कहीं ना कहीं कंटामिनेशन कर लेती है एंड रिजेक्शन बाय कंज्यूमर, जिसके वजह से कंज्यूमर इसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। ऑर्चर्ड्स में भी पर्टिकुलरली सेम चीज़ है, फ्रूट फ्लाइज लगती है, स्केल, इंसेक्ट, एफिड्स एंड माइट्स, ये बहुत कॉमन होते हैं। और जो डिजीज होती है ये होते हैं एंथ्रेक्नोज, कैंकर, स्कैब, रूट डिजीज, रॉट डिजीज। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में एंथ्रेक्नोज पर्टिकुलरली कौन सी फ्रूट में ज़्यादा लगती है और ये कैंकर, स्कैब भी कौन सी फ्रूट में ज़्यादा लगती है। ठीक है, डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप वीडियो बहुत ही सीरियसली पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। इसके वजह से क्या होता है, डायरेक्ट लॉसेस ड्यू टू रिड्यूस्ड फ्रूट क्वालिटी, फ्रूट की क्वालिटी लॉस हो जाती है, क्वांटिटी भी लॉस हो जाती है और जिसके वजह से एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर चीज़ आया प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप में किस तरह की कॉमन पेस्ट लगते हैं, वो लगते हैं टी, मॉस्किटो बग, जो कि टी में ज़्यादा लगता है। प्लांटेशन क्रॉप टी है ना, टी, कॉफ़ी, कोकोनट, ये सारी चीज़ें, कॉफ़ी बेरी बोरर, ये बहुत कॉमन पेस्ट है। कोकोनट राइनोसोरस बीटल, ये भी बहुत कॉमन पेस्ट है। तो डिजीज़ में जो बहुत ज़्यादा लगता है विल्ट, रूट रॉट, ब्लाइट, ये सारी चीज़ें होता है, जिसके वजह से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि लॉस इन क्वालिटी एंड प्रोडक्शन, क्वालिटी लॉस हो जाती है और प्रोडक्शन भी काफ़ी घट जाती है। प्लांट की जो लंगेविटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। जितने देर तक प्लांट जिंदा रहता है उसकी एज, मतलब प्लांट बहुत जल्दी मर जाता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है पेस्ट एंड डिजीजेस की। पहली तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है यील्ड लॉस, इसमें लॉस हो जाती है यील्ड। सीवियर इन्फेस्टेशन कैन लीड टू टोटल क्रॉप फेलियर, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट लग गया, आप सही टाइम पे प्रिवेंट नहीं कर पाए, क्योर नहीं कर पाए, तो क्या होता है, टोटली क्रॉप फेलियर हो जाता है। स्पेशली अगर आप मोनोकल्चर कर रहे हैं और हाई वैल्यू क्रॉप्स कर रहे हैं, मतलब मोनोकल्चर मतलब एक ही सीजन में एक ही फील्ड में एक ही क्रॉप लगा रहे हैं, कोई क्रॉप रोटेशन नहीं कर रहे हैं या फिर 2-3 क्रॉप नहीं लगा रहे हैं फील्ड में, तो डेफिनेटली ये जो क्रॉप फेल्योर होगा तो डेफिनेटली बहुत सारे आपकी एकदम जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट एकदम जीरो हो जाएगा। तो सेकंड क्या होता है, क्वालिटी डिटोरेशन हो जाती है। ये क्या करती है, फ्रूट का डैमेज कर देती है, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ये सबको क्वालिटी जो डैमेज हो जाती है, जिसके वजह से मार्केट प्राइस भी इसकी बहुत ही कम हो जाती है। डिजीज इन्फेक्शंस कैन रेंडर क्रॉप अनसेफ फॉर कंजप्शन। डिजीज और या फिर पेस्ट अगर लगता है तो डेफिनेटली लोग इसको पसंद नहीं करते कंजप्शन के लिए, क्योंकि खतरा भी होता है, कहीं ना कहीं हमें भी अफेक्ट करता है, हेल्थली प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
फिर इंक्रीज्ड कॉस्ट, हाई एक्सपेंडिचर ऑन केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। अगर डिजीज पेस्ट लगती है तो हमें कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली ज़्यादा इनपुट डालना पड़ेगा, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, हायर क्वालिटी की बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी पैसा भी लगता है ना। तो क्या होता है, डेफिनेटली फार्मर क्या करेगा, जो प्रोडक्ट है उसका भी कॉस्ट बढ़ा देगा, जिसके वजह से लेबर, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, ये सारी चीज़ों में भी पैसे खर्च होते हैं, जिसके वजह से जो आउटपुट होके आती है, जो प्रोडक्शन होती है, उसकी कहीं ना कहीं कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। फिर मार्केट एक्सेस, ये भी प्रेजेंस ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस में रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शन होती है। ये सारी चीज़ें, पेस्ट डिजीज अगर लगते हैं तो वो क्वालिटी चीज़ें नहीं हो पाती, जिसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड कम हो जाती है। और आजकल डोमेस्टिक मार्केट में भी कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी आजकल पसंद नहीं करते डिजीज पेस्ट इन्फेक्टेड वाला खाना घर घर में लेकर जाए या फिर कंजप्शन करें। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी आता है। एक्सेसिव पेस्टिसाइड अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी जो रेसिड्यूज होती है वो ज़्यादातर फील्ड में पड़ी रहती है सॉइल में, और इनडायरेक्टली वो एयर पोल्यूशन करती है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन करती है, और डिफरेंट इश्यूज क्रिएट करती है लॉन्ग रन में, इंक्लूडिंग सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस करती है, कहीं ना कहीं सॉइल में जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मार देती है। तो इस तरह की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी आता है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी, पेस्ट एंड डिजीजेस थ्रेटन द ग्लोबल फूड सप्लाई। फूड सिक्योरिटी को के लिए भी एक थ्रेट बन जाती है, क्योंकि ग्लोबल फूड सप्लाई में ये एक थ्रेटन क्रिएट कर देती है, स्पेशली फॉर स्टेपल क्रॉप। जो क्रॉप होते हैं, व्हीट, पल्सेस, ये सारे जो क्रॉप होते हैं, राइस, जो स्टेपल क्रॉप्स माने जाते हैं, अगर ये क्रॉप फेलियर हो गया तो डेफिनेटली ग्लोबल फूड सप्लाई को डैमेज कर लेती है, एक फूड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाती है। तो देख सकते हैं कितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। अब हम देखेंगे इस चीज़ों को हम कैसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक इंक्लूसिव अप्रोच के माध्यम से किस तरह से हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट अप्रोच में इसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। ईयरली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस अंडरपिन्स इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। जितने जल्दी हो सके अगर ईयरली आप डायग्नोसिस करेंगे और एक्यूरेटली डायग्नोसिस करेंगे, उतने जल्दी पेस्ट एंड डिजीजेस को कम से कम इनपुट से और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो पहले तो बात है कल्चरल प्रैक्टिस के बारे में। अगर हम बात करें तो क्रॉप रोटेशन अगर हम यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट क्रॉप रोटेशन जैसे होता है पॉल्सेस के साथ व्हीट के साथ पॉल्सेस, या फिर वेजिटेबल्स क्रॉप, इस तरह की रोटेशन कर सकते हैं। इंटर क्रॉपिंग, अगर दो क्रॉप के अंदर के बीच एक डिफरेंट क्रॉप लगाएंगे जो कि पेस्ट डिजीज रेजिस्टेंट होता है, उस तरह की कहीं ना कहीं क्रॉप हमें सेव कर लेता है डिजीज पेस्ट अटैक से। सैनिटेशन हम मेंटेन करते हैं, सॉइल को स्टेरिलाइज करते हैं बाय डिफरेंट मैकेनिकल मीन्स, या फिर हम सन के साथ भी सनलाइट से स्टेरिलाइज कर सकते हैं। डीप प्लाविंग करेंगे आफ्टर क्रॉप हार्वेस्टिंग, एडजस्टिंग द टाइम ऑफ सोइंग। दो सोइंग के बीच अगर हम टाइम एडजस्ट कर पाएंगे तो भी एक डिजीज पेस्ट को हम बहुत हद तक मैनेज कर पाएंगे। क्लीन कल्टीवेशन, हम जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो क्या होता है ना, आपको लोगों को पता होगा कि पंजाब हरियाणा में क्या होता है, जो स्टेबल विट या फिर जो भी कल्टीवेशन करते हैं उसके बाद वो स्टेबल छोड़ देते हैं फील्ड में, और इसको बाद में बर्निंग करते हैं, जिसके बाद जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ही ख़राब हो जाती है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाती है। तो अगर हम क्लीन कल्टीवेशन करेंगे, कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंट के लिए भी और पेस्ट डिजीज कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी मददगार बनेगा। फिर रिमूवल ऑफ अल्टरनेटिव वाइल्ड होस्ट, जो होस्ट होते हैं वाइल्ड होस्ट, उसको भी रिमूवल करेंगे टाइम टू टाइम, वीड भी रिमूवल करेंगे। अगर इस तरह की कल्चरल प्रैक्टिसेस करके हम काफ़ी हद तक पेस्ट डिजीज मैनेज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या हो सकता है कि हम नेचुरल प्रिडेटर को यूज़ करेंगे, नेचुरल पैथोजेंस यूज़ करेंगे, जो कि पेस्ट या फिर जो होते हैं अपीड्स, मॉथ्स या फिर माइट्स, ये सबको फीड करते हैं, जैसे कि स्पाइडर, एंड्स, बार्ड। बार्ड पिक्चर अगर लगाएंगे, हम फेरोमोन ट्रैप यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें जो नेचुरल प्रिडेटर होते हैं उनको अगर हम छोड़ेंगे फील्ड में तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। और ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाया तो हम डेफिनेटली फिर एक होता है रेजिस्टेंट वेराइटी, हम डेवलपिंग अडोप्टिंग रेजिस्टेंट कल्टीवर्स अगर लगाएंगे तो काफ़ी हद तक ये भी काम देता है। अगर ये तीन तरीके से नहीं होता है तो हम
फोर्थ पॉइंट पे जाएंगे, वो है केमिकल कंट्रोल। केमिकली जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। जो अगर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड हम देखेंगे कितने एरिया में कितने पेस्ट या फिर डिजीजेस लगा है, अगर उसके जितना हमारा रिकमेंडेशन है उससे ज़्यादा लग रहा है तो ही हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पेस्टिसाइड आर, जो भी फ्रिक्वेंटली यूज होता है वो होता है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, मिट्टीसाइड, निमेटिसाइड, मोलुसिसाइड एंड पेट्रोलियम ऑयल्स। ये सारी चीज़ें मैक्सिमम यूज होते हैं। फिर हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, जो है डिजिटल टूल्स। डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डायग्नोस्टिक ऐप्स आ गया है, जिसके वजह से हम इजीली इसको रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम इजीली जान सकते हैं इस डिजीज़ का क्या क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी और बहुत ही जल्दी इफेक्टिव होगी। ठीक है। अब आखिरी में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक जो एफिशिएंट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। हम अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस ग्लोबल लेवल पे या फिर एक नेशनल लेवल पे क्या आता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्रॉपर डायग्नोसिस मिनिमाइजेस क्रॉप लॉस को मिनिमाइज करता है, इंश्योर्स इकोनॉमिक वायबिलिटी को इंश्योर करता है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। रिड्यूस्ड क्रॉप लॉसेस किस तरह से रिड्यूस होता है, प्रॉपर डायग्नोसिस मैनेजमेंट लेड टू फ्यूअर लॉसेस ड्यू टू पेस्ट एंड डिजीजेस। ठीक है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा। फिर इकोनॉमिक वायबिलिटी भी ये मेंटेन करता है। इम्प्रूव कैसे, कि क्रॉप हेल्थ को इम्प्रूव करता है। क्रॉप हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा तो डेफिनेटली यील्ड भी बढ़ेगा, जो कि हमारा इकोनॉमिक फार्मर के लिए इकोनॉमिक आउटकम को बढ़ा देगा। फार्मर जो भी इन्वेस्ट किया होगा तो उसका डबल प्रॉफिट होगा, तो जिसके वजह से वो अपनी लोन को भी चुका सकेगा, उसके फैमिली को भी भरण पोषण कर पाएगा और बाकी की जो चीज़ें हैं उसमें अपनी ज़िंदगी आराम से गुजर पाएगा। तो जितना ज़्यादा भी प्रॉफिट होगा, ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा तो वो एक्सपोर्ट भी कर पाएगा, कहीं ना कहीं हर एक तरीके से बेनिफिट होगा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड अप्रोच के द्वारा लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी भी मैनेज होगी, मेंटेन होगी, प्रमोट होगी, जिसके वजह से हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी कहीं ना कहीं हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी क्रॉप प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये था हमारा पहला चैप्टर का जो डायग्नोसिक्स, किस तरह की डायग्नोसिस करें और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही प्रिसाइजली मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।